मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी के सारे एग्जाम एक तरीके के सिस्टमेटिक डिस्क्रिपेंसी के प्लान बन चुके हैं। यानी नौकरी देने का एक जो तरीका है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से खराब किया जा रहा है, गलत लोगों को भी भर्ती किया जा रहा है, या जितनी भी और सब पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में चल रही है वो सब कुछ हो रहा है। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने भी है कि बच्चों के रॉ मार्क्स आप पता कर सकते हैं, बट किसी का भी नॉर्मलाइज स्कोर आप पता नहीं कर सकते, वो हिडन है। पहले ये कहते हैं कि 11 जून को नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर देते हैं। नोटिफिकेशन में ये कभी नहीं बताते कि हम टीयर 1 एग्जैक्ट इस तारीख से शुरू करेंगे। चलिए टीयर 1 थोड़ा बहुत फिर भी बता देते हैं, उसके बाद कभी ये नहीं बताते कि टीयर 1 और टीयर 2 में इतना गैप देंगे। कभी ये 4 महीने देते हैं, कभी ये 2 महीने देते हैं, क्योंकि इनके बाप का कमीशन है। इन्होंने ये सोच लिया है कि ये तो हमारे बाप की जागीर है, हम जो चाहेंगे जैसे मनमानी करेंगे वो करेंगे, कभी नौकरी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी आपको किसी भी स्टेज पे कब बाहर कर देंगे आप सोच नहीं सकते। और लगभग एक साथ एमटीएस सीएचएसएल के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा, एक एक बच्चा कोई 3-3 नौकरियां भी ले रहा है और बाकी बेचारे खाली हाथ रह जा रहे हैं। ये भी कमीशन की असफलता ही है। सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में सेम मैथ्स का सिलेबस है। आप बताइए कितना सही है, जहां सीएचएसएल 12वीं पास बच्चा दे रहा है, जहां सीजीएल ग्रेजुएशन वाला बच्चा दे रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दोनों का नोटिफिकेशन लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। ये सीएचएसएल का टीयर 2 का सिलेबस है, देखिएगा जरा। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये सीजीएल का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कहां का न्याय है कि सीएचएसएल का भी सिलेबस सेम है, मेंस का, सीजीएल का भी सेम है, दोनों में टीयर 1 है, दोनों में मेंस है, सेम स्टेप है। ये किस हद तक सही है? या तो हम ये कह दें कि ये कम पढ़े लिखे उम्मीदवारों के लिए अन्याय है कि आप 12वीं वाले बच्चों से ग्रेजुएट लेवल के सवाल पूछ रहे हो, या ये कह दें कि ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के साथ अन्याय है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनसे आप 12th लेवल के सवाल पूछ रहे हो। बट सच ये है कि दोनों से ही 10th लेवल के पूछ रहे हैं, इनके एग्जाम का कोई स्तर ही नहीं बचा है। 100 रुपए तो बच्चों से फॉर्म फीस भी ले रहे हैं, फिर बाद में गलत सवाल पूछ के उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि सुन गणित वाले, तेरे को 8 सवाल गलत करने, और अब की बार ऐसे गलत करना जो बच्चे कोर्ट में ना पहुंच जाए। ऐसी ऐसी गलती करना, मैं दिखाऊंगा आपकी इनके गलत सवालों की गलती कि पता भी ना चले और गलती हो जाए, ऐसी गलती करना। ये कुछ भी गलत करते हैं, जैसे किसी का ये फॉर्म भी रिजेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट रीजन नहीं बताएंगे कि किस आधार पे कर रहे हैं। कभी कभी तो आधार इतना छोटा होगा कि आपको शर्माने लगे कि अच्छा इतने तुच्छे से आधार पे किसी के बाल अगर चुपके हुए हैं तो ये कह के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने कैप लगाई हुई है। बच्चा जाके बताता है कि जी मैंने कैप नहीं लगाई थी, फोटो खिंचाते वक्त बालों में कड़वा तेल लगाया था, जिसकी वजह से मेरे बाल चिपक गए थे, आपको ये कैप लग रहा है। यानी बच्चों से ये इतनी महीन महीन चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और खुद इनसे 130 सवाल ठीक नहीं बनते। आप एक्सपेक्टेशन का लेवल समझिए, जहां एक्सपेक्टेशन का लेवल इस हद तक का हो दुर्गा जी, वहां डाइवोर्स ही होता है और कोई इलाज ही नहीं है कि तुम हमसे तो ये उम्मीद कर रहे हो और जब हम तुमसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं उसका तुम 1% भी खरा नहीं उतर रहे। प्री का रिजल्ट जब रिवाइज हुआ तब पॉइंट में रिवाइज हुआ दुर्गा जी, और 609 इनके हिसाब से ओवरऑल 1100 बच्चे इन हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये 800-900 बच्चों ने मेंस दिया है उनका भी प्रूफ लेके आया हूं। उन 800-900 बच्चों ने जो मेंस दिया है उससे मेंस की कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे नॉर्मलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो टॉप स्कोरर लोग हैं। क्या एसएससी उनका एडमिट कार्ड रिजेक्ट नहीं कर सकती थी? आज भी अगर हमारे पास कोई सॉलिड ग्राउंड है रिजल्ट को रिवाइज करने का तो एक यही सॉलिड ग्राउंड है कि 800-900 बच्चे जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे वो मेंस में कैसे बैठ गए, कैसे तुमने उनके स्कोर को इवैल्यूएट किया है। आप देखेंगे मैं प्रूफ लाया हूं कि इन्होंने उनके स्कोर को इवैल्यूएट किया है। आपको प्री की तरह ये लगेगा इससे कितना फर्क पड़ जाएगा, इससे इतना फर्क पड़ जाएगा कि 200, 300, 400 लोगों को तो और नौकरी मिलेगी, इतना फर्क पड़ जाएगा। इतना तो सॉलिड ग्राउंड हमारे पास है। कुछ लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो। अगर आपको इतना ही डर था तो आप मेंस से पहले खुल के क्यों हमारे सपोर्ट में नहीं आए थे कि नहीं एक शिफ्ट में मेंस होगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उस वक्त भी एसएससी के सामने जाके गुहार, रिक्वेस्ट, ऑर्डर चिल्लाना किया जा सकता था और एक शिफ्ट में मेंस होता। तब आप कोई तैयार नहीं थे। इनफैक्ट लोग तमाम तरीके की ज्ञान दे रहे थे, अरे कुछ नहीं होगा मेंस होने दीजिए। पहले ये कभी फुल मार्क्स नहीं देते थे। 2023 में लड़ाई हुई, बच्चे कोर्ट तक गए, इनको लगा कोर्ट का चक्कर फंसेगा, इसलिए जिस सवाल में भी थोड़ा डाउट है, भले डाउट है या नहीं, लेकिन किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन ज्यादा डाल दिया, इन्होंने कहा सबको मार्क्स बांट दो। सोचिए आपका भविष्य सिर्फ 130 सवाल डिसाइड कर रहे हैं, उस 130 सवालों में हर शिफ्ट में लगभग 10-10 सवाल के मार्क्स सबको मिले भर के। ये कहां का न्याय है? इससे सोचिए आप 120 सवालों में बच्चे की जिंदगी निर्धारित कर दे रहे हैं कि इसको ग्रुप बी की ये ग्रेड पे वाली नौकरी मिलेगी, इसको शादी होगी, इसका जीवन अच्छा चलेगा और इसका नहीं चलेगा क्योंकि इसको 120 सवालों में 100 भी ठीक से नहीं। ये सवाल सोचिए क्यों पूछा गया गलत सवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास क्वेश्चन सेट करने वाले इतने गधेड़े लोग हैं? गधे से भी एक लेवल ऊपर है। शराब पी के पेपर बनाते हैं या और बड़े नशा करके पेपर बनाते हैं कि उनको इतने, पहली बात तो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में इतने टुच्चे सवाल पूछे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, और उस टुच्चे सवाल में भी गलती करना, और एसएससी का कोई एक्शन नहीं है, कोई एक माफी नहीं है कि इस बार इतने सवाल गलत हो गए, आगे से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई गलत सवाल नहीं पूछेंगे। मजा आ रहा है उनको, पैसा आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं सौम्या जी, एक कमीशन हम लोग भी खोलते हैं नौकरी बांटने का, फॉर्म फीस रखते हैं 2-2 हजार रुपए, 100 सवाल पूछेंगे, ठीक है। दुर्गा जी का काम होगा कि ये लोगों को बताएंगे कि मैं उनके यहाँ आपकी नौकरी लगवा सकता हूं। हमारे यहाँ वैकेंसी होंगी 10,000, हम सब बच्चे की सैलरी होगी पर मंथ 5 लाख। अब आप सोचिए इतनी बेरोजगारी है, 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे जहां 5 लाख सैलरी है पर मंथ, 2-2 हजार हम फीस ले रहे हैं, एक पैसा कलेक्ट हो गया। अब दुर्गा जी बैकेंड से 100 सवालों में 30 सवाल लीक कर रहे हैं, हर सवाल का ये पैसा ले रहे हैं। अब 5 लाख हम सैलरी दे रहे हैं, एक साल में कितनी आएगी? 60 लाख। दुर्गा जी उन बच्चों से 60-60 लाख रुपए वसूल रहे हैं, उनको लग रहा है एक साल में सैलरी रिकवर हो जाएगी, पक्की नौकरी है। फिर हम क्या करेंगे? 15 सवाल उसमें गलत पूछेंगे, एक सवाल पर 2,000 रुपए चार्ज करेंगे, वहां से पैसा आएगा हमारे पास। टोटल इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया गणित की भाषा में, हमारे पास पैसा आ जाएगा लगभग 8-10 हजार करोड़। और सोचिए हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत नॉर्मल है 5,000, और हमें एक साल तक पैसा देना कौन सा वाला? जो दुर्गा जी कलेक्ट करके लाए, बाकी सब हमारा है।
यानी ये कमीशन नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी के नाम पे हमसे ही वसूली की जा रही है बस। और सिलेक्टेड बच्चा भी डरता रहता है ये सोच के कि यार मेरी नौकरी कब छिन जाएगी। इस चक्कर में रिपीटर्स बढ़ रहे हैं। 2023 का रिजल्ट अभी तक कोर्ट में लटका है, इसलिए वो 2024 दे रहा है। अभी आप 2024 भी लटका दो कोर्ट में, तब क्या होगा? तब वो 2025 भी देगा, 26 भी देगा। या हर कोई आगे कह देता है कोर्ट की लड़ाई अब हम देखेंगे। भाई साहब, जो वकील आपको बता देते हैं ना कि 30,000 में सब कुछ कर देंगे, अगर दुर्गा साहब आप मर्डर करके किसी वकील के पास पहुंच जाओगे जो नया नवेला है, आज ही कोर्ट में एंट्री हुई है, वो ये कहता है भाई साहब आप 11,000 रुपए रखो, कोई माइकल लाल आपको अंदर करके तो दिखा दे। ये हाल है वकीलों का। कैसे सपने दिखाते हैं हमें पता है, हमने 2.5 साल तक चप्पल घिसी है। कितनी जल्दी सोल्यूशन आ जाता है, वकील साहब ने कह दिया वो तो जिता देंगे। वकील साहब हर दिन अपनी जिंदगी में हार गए, तुम्हें जिता देंगे। अभी आप करीब से गुजरे नहीं हो वकील साहब के, गुजरोगे तो मालूम चलेगा। ये एक सवाल आया था जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, इसकी वजह से मैथ्स के सवाल को इन्होंने 2 ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे समझ लीजिए, सौम्या का नाम ऋचा भी है और सौम्या का नाम सौम्या भी है। सौम्या के होने वाले वो सत्तू है। सवाल आता है सत्तू की कौन है? एक ऑप्शन सौम्या भी, ऋचा भी। बच्चा कंफ्यूज कौन सा लगाए? हो गया बच्चे के साथ खेल, और इन्होंने क्या कर दिया, मार्क्स 2। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, कौरव भाई आपसे पूछना चाहता हूं, अब देखिए ऑप्शन तो पहले बाद में देखेगा बच्चा, पहले डेटा के हिसाब से सवाल को सॉल्व करेगा। अब एक बच्चा है जो प्रोबेबिलिटी पढ़ के ही नहीं गया, दुर्गा जी बड़ा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ के गया, उसने सवाल को देखा और छोड़ दिया, बाद में उसको नंबर पूरे मिले। एक बच्चा वो है जिसने सवाल को करा, ऑप्शन देखे, उसको लगा 2 सही है, फिर उसको लगा यार ऑप्शन 2 सही है, कौन सा लगाऊं, फिर उसने दोबारा किया कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। अगर तुम्हें पैसे ही वसूलने हैं सवाल देखे तो भैया ऐसा करो, तुम कोष्टक में लिख दो इट मे बी गलत, डोंट वेस्ट योर टाइम, इतना ही लिख दो, पैसा कमा लो, बच्चों का टाइम तो मत खराब करो। इसके चक्कर में उसके कितने सवाल गलत हो गए नहीं पता, इस एक सवाल को सही करने के चक्कर में। जो लोग एसएससी में नहीं भी है उनसे भी पूछना चाहता हूं, सवाल यह है, और इस सवाल का सही उत्तर था, इस सवाल का सही उत्तर था 16.8%। इस सवाल का सही उत्तर था, ठीक है, 16.8 ऑप्शन में था, बच्चे ने लगा दिया, 16.8 था, बच्चे ने लगा दिया। इन्होंने इसका मार्क्स 2 ऑल कर दिया। मालूम है क्यों किया है? क्योंकि जो पहला ऑप्शन है ना वो 14.3% है, वहां पॉइंट नहीं है। ये किसकी गलती है? जो लोग बिल्कुल देसी हैं, जिन बच्चों के माँ बाप ये एग्जाम देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये सवाल ये है कि विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ऑप्शन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन ऐसा बच्चा होगा जो मोदी साहब को टिक नहीं करेगा? करेगा हर बच्चा। कोई ऐसा हो सकता है जिसको नहीं पता हो, उससे नहीं होगा ये सवाल। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम सबको 3 नंबर देंगे इस सवाल के। क्यों देंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पेलिंग गलती, प्राइम में लिखा हुआ था, ई होना चाहिए। अब यार कहीं कुछ कॉमन सेंस भी तो होता है, चलो मैं इसको फिर भी गलत मान रहा हूं, बट इस सवाल में तो इस 14.3% से सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एक मुश्किल सवाल है, हर बच्चा कर भी नहीं पाता। ये जीएस का एक वो सवाल था जो अंतर पैदा कर सकता था रिजल्ट में, लेकिन इसका मार्क्स सबको मिल गया। क्यों? क्योंकि 14.3% है, जिसका लेना देना कुछ नहीं है। अब आप ही कमेंट करके बताइएगा कि ये अन्याय बच्चों के साथ हुआ है या नहीं हुआ। एक ये सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया। मैक्सिमम जीएस के टीचर, मैंने जिनका वीडियो देखा, अभी मैंने परमार साहब का वीडियो देखा, फिर मैंने और भी 1-2 टीचर से पूछा, 1-2 का तो अभी जवाब नहीं आया कि इसका सवाल का उत्तर यमुना होना चाहिए। पहले इन्होंने इस सवाल का उत्तर यमुना ही दिया था, बाद में इन्होंने इसको मार्क्स 2 ऑल कर दिया। शायद ऐसा कहने में आ रहा है कि जो एंटीसीडेंट है उसकी हिंदी पूर्ववर्ती नहीं होती। ये शायद इसका लॉजिक है कि हिंदी ठीक नहीं थी। अबे तो हिंदी ठीक हम करेंगे तुम्हारी, हम तो गाल तोड़ के कुछ और भी ठीक कर देंगे, तुम्हारी कोई दांत टेढ़ी है वो भी ठीक कर देंगे, तुम हमें मौका तो दो। हम तो लाल भी करना जानते हैं, जो चीजें लाल हो सकती हैं। बंदर की तरह घूमते फिरोगे तुम? कभी आओ तो सही हमारी हवेली पे, फिर बताएं तुम्हें। जैसे आप कह रहे थे इसके इतने मार्क्स बढ़ गए, उसके 70 बढ़ गए, तो ऐसा तो नहीं है। जो आपको बहुत सारे टीचर्स ने भी प्रूफ दिखाए होंगे, तो सॉलिड ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसपे आप ये कह सकते हो कि नहीं एसएससी ने धांधलेबाजी की। और एसएससी कोई बच्ची नहीं है यार, वो बहुत खेली हुई लड़की, वो लड़की है जिसका नाम 10 के नोट पे लिखा मिलता था, सोनम बहुत बेवफा है। उसको पता है कि कैसे जज्बातों से खेलना है, उसे पता है कि वेटिंग नहीं आना चाहिए, वो 3 फोन रखती है, देखिए आ जाए वेटिंग, मजाल की वेटिंग आ जाए और शक पैदा हो जाए, और वो आराम से जिससे मिलना होता है, ये फोन सुरेश का है, ये फोन रमेश का है, अब रमेश से मिलना जाना है तो वो ये लेके जाएगी, सुरेश से मिलना जाना है तो ये लेके, बहुत सेफ खेलती है वो है एसएससी, जो कब आपके जज्बातों पे खेल जाएगी पता नहीं है। एसएससी की इन गलतियों से हजारों लोगों के भविष्य की ऐसी तैसी हो गई, और नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बार बार छात्रों के साथ अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है। पलास आपको पता है पूरी तरीके से नॉन एलिजिबल था, 321 स्कोर बनाए। अगर पलास का भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन ठीक से हो जाता, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना है आपको काउंट तो किया है ना, आपका नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, पलास का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। एक ऐसा ही बच्चा आपको दिखा रहा हूं दूसरी कैटेगरी का। क्या कैटेगरी है इनकी? एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ जाती है प्री की 146, इनके मार्क्स कितने थे? 140 मार्क्स होने के बावजूद इस बच्चे को पलास की तरह से ही मेंस देने का मौका मिला, लेकिन इसने मेंस में सिस्टम मिला दिया। ये कितने मार्क्स लाया मेंस में आप देख सकते हो। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो 700-800 बच्चों की मैं बात कर रहा हूं वो सब नॉर्मलाइजेशन का हिस्सा बने हैं, क्योंकि उनके मार्क्स पॉइंटों में 154 पहले में और उसके 171 हो गए। 332 नंबर लाया है वो, जीएसटी की कट ऑफ से भी ऊपर लाया, जबकि नॉन एलिजिबल है। यानी मैं आपके सामने 2 बच्चे लिया है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है ऐसे बच्चों की। यानी इन बच्चों को आपने नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली में भी शामिल कर लिया, तो नॉर्मलाइजेशन पे तो फर्क पड़ा ना। आपने इनको नौकरी दी या नहीं दी मैं बात ही नहीं कर रहा, क्या पता इनको आप अलग से बुला के नौकरी भी दे दो, मुझे तो इस पे भी मनसा है, पे आपकी पे शक है, डाउट है मुझे। आपने इनको नॉर्मलाइजेशन में शामिल क्यों किया पलाश जैसे लोगों को? क्या ये डिजर्विंग थे? नहीं थे। इनका तो प्री का ही कट ऑफ नहीं निकला था, आप इनका नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, और जो बच्चा जरूरी है जिसका नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए उसके सपनों की आपने ऐसी तैसी कर दी। अब मैं एक चीज आपको और दिखाना चाह रहा हूं बड़ी कमाल की, मैं इस बच्चे का नाम आपको नहीं दिखाऊंगा,
इस बच्चे के मार्क्स थे 311, समझना, इस बच्चे को CSS मिली, इस बच्चे के मार्क्स कितने थे 311, ये रॉ स्कोर है भाई इसका। अभी इसका रॉ स्कोर कितना है 351, यानी इसके 40 नंबर बढ़े, 40 नंबर। मैं ये जानना चाह रहा हूं या आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, इसका 40 नंबर का मतलब पता है क्या दुर्गा जी, कि जो 10 सवाल बोनस सबको दिए गए, हाँ नहीं, जो 10 सवाल गलत जो सबको बोनस दिया गया है वो इसके 10 के 10 सवाल गलत थे। अब आप बताओ कौन ऐसा पढ़ने वाला बच्चा है जो सरकारी नौकरी पा रहा है, आपने सवाल भी देखे कि वो इसके 10 के 10 गलत थे, तभी तो इसके 40 नंबर बढ़ गए। एक तो नेगेटिव था पहले से और 30 बढ़ गए, यानी एक सवाल पे 4 नंबर मिले इसको, 10 चौक 40। मुझे ऐसे भी काफी सारे लोगों के बारे में पता है जिनके 40-40 नंबर बढ़े हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये कौन बच्चे हैं जो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उन 10 सवालों में इनका एक भी सही नहीं है, इनफैक्ट 10 के 10 गलत है, इनका एवरेज वाला भी सवाल गलत है। ये चीज मेरे मन में शक पैदा कर रही है, क्योंकि ऐसे काफी बच्चों के स्क्रीनशॉट हैं अवेलेबल, डेटा है अवेलेबल, जिनके 40-40 नंबर बढ़े हैं। ये जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बात एकदम नॉर्मल नहीं है कि ये एक भी सवाल उन 10 में से सही नहीं कर पाए। वाकई में मानते हैं इस बात को? कल आप सुन लेंगे कि आज लोकसभा में भी इस बात को उठाया गया, बट वही है कि बात उठाने से बात अब बनेगी नहीं, क्योंकि अब सबकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे इतनी गाली खा के नेता, राजनेता, टीचर सब बैठे, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, तो ये सब तो चलता रहता है। पहले लोग डरते थे कोई क्रिटिसाइज कर देता था, अब कहते मेरी मोटी चमड़ी हो गई है। तेरे तो इंजेक्शन भी नहीं घुसता होगा ना, तेरी मोटी चमड़ी हो गई है। सब पता है बेटा, हमें जिस दिन ले जाओगे तब पता चलेगा कितनी मोटी चमड़ी हो गई है। बाकी जो भी बच्चे हैं और वीडियो बनाना चाहते हैं और वॉइस ऑफ यूथ के थ्रू अपनी आवाज को बाकी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सब बच्चे भी अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। वो सब बच्चे भी अपनी आवाज को वॉइस ऑफ यूथ के, वो वॉइस ऑफ यूथ मेरा चैनल नहीं है, वो आप ही का चैनल है। आप आइए उस चैनल से अपनी बात लोगों के बीच में रखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन बच्चों का SSC की गलती की वजह से बाहर हो गए और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए तो मेरी लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी कि उनको एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि वो SSC की गलती की वजह से 0.1 0.2 से रह गए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जी जान लगाएं, और हम ऐसे बच्चों से भी लगातार बात कर रहे हैं कि उनको एक मौका तो और मिलना चाहिए, क्योंकि SSC की गलती की वजह से वो बेचारे अपना जीवन ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, बर्बाद नहीं होने दे सकते। और रही बात देखिए अब दो चीजें यहां पे कि एक तो जो अब तक हो गया उस गलत को कैसे सही किया जाए जो 2024 में हुआ है। फिर बात आती है आगे के रिफॉर्म्स की कि भाई SSC को फाइनल आंसर की जारी करने के बाद रिजल्ट घोषित करना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना फाइनल रिजल्ट घोषित करना पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है या फिर पेपर के लेवल को इक्वल करने की जरूरत है। गलत प्रश्नों की जिम्मेदारी SSC खुद ले, गलत प्रश्न पूछे ही ना, गारंटी दे कि हम कोई गलत प्रश्न नहीं पूछेंगे। ओवर एज और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को पहले से ही छांट दिया जाए। ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए कि कोई बच्चा अगर जिसकी एज कम है वो भी पेपर नहीं दे सकता, और जो ओवर एज हो चुका है वो भी पेपर नहीं दे सकता। और जो ये नॉर्मलाइजेशन फेल हो रहा है, किसी के बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, किसी के 15-20 तक बढ़ गए, किसी के 1-2 कम हो गए, ये जो फेयर बैलेंस, इसको नहीं कह सकते। देखना है, एक लड़ाई इतनी बढ़िया कोर्ट में चल रही थी, अभी भी चल रही है, बट अब और लोग अगर नई लड़ाई इनिशिएट कर रहे हैं तो करें एटलीस्ट। बट आज 4 दिन होने वाले हैं, किसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा, केस हुआ या नहीं हुआ, केस का बेसिक क्या है, ग्राउंड्स क्या है, कुछ ट्रांसपेरेंसी सबको रखनी पड़ेगी। हम भी आपको आके बताते हैं कि भैया आज की हियरिंग में SSC ने बोला कि उनको इतने वीक का टाइम चाहिए। सीनियर लॉयर लेट हो गए पहुंचने में, जिसकी वजह से वो हो सकता है अड़ जाते इस बात पे कि इतना टाइम मत दो, क्योंकि नॉर्मल एडवोकेट को तो जज साहब सुनते नहीं है। उन्होंने कह दिया ठीक है अब हम 6 मई को सुनेंगे। तो जो अभी हमारी प्लानिंग ये है कि अगर किसी ने केस नहीं किया और सब लोग अगर इसी केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही इसको लीड वो कर लें, तो मुझे लगता है कि इसी केस में नई एप्लीकेशन लगा के सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एटलीस्ट मैं तो कहता हूं 700-800 बच्चों को निकाल के तो रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। कुछ तो लोग इन हो और आगे के लिए SSC को हिदायत दी जाए कि वो गलतियां ना करे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लाखों लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं, 1 लाख बच्चे हम लोग मिलकर के SSC से पूछ लेते हैं। सबसे आसान तरीका, एक दिन में जवाब मिल जाएगा, 1 दिन भी नहीं लगेगा। आप सुबह आके SSC से पूछेंगे, शाम को SSC कहेगी बताओ हाथ जोड़ के बाबूजी क्या करना है, क्योंकि सरकार का प्रेशर आ जाएगा, इतने सारे बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप गलत हैं। इंस्टेंट रिलीफ का तो यही तरीका है। अगर आपको लगता है कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो आप सब लोग जो पीड़ित हैं, जितने भी बच्चे 50, 60 हजार, 70 हजार, 1 लाख, SSC ऑफिस आ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं चेयरमैन साहब के सामने। जब हम लोग सब पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचेंगे जो पीड़ित हैं, उनके खुद हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो एक तरीका तो यह है, अगर आप सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आगे के लिए सुधार होंगे, वो एक अलग प्रोसेस है, वो साथ के साथ चल रहा है। दूसरा यह है कि इस बार वालों को कैसे न्याय मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि ना तो शिक्षक एक साथ हो पा रहे, ना ही बच्चे एक दिशा में, तो कैसे जंग जीती जाएगी। बस आकर के एक दूसरे पे टॉन्ट कर देना कि दूसरों ने ऐसा नहीं किया, हम वैसा करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी के एफर्टों को जीरो समझना, गलत समझना भी गलत है। बट करिए तो सही, बताइए कि आपने क्या किया अब तक बच्चों के लिए। एक आध 2 एग्जांपल सेट करिए, बताइए कि हमारा प्रोसेस यहां तक चला गया है, बताइए कि हम आज कोर्ट गए और SSC ने नोटिस इशू कर दिया, 1 हफ्ते में जवाब देना है SSC को। हम लोग 17 दिसंबर से कोर्ट में भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो चुके हैं। अब हम उस स्थिति में जब SSC से जवाब मांग रहे हैं, तब SSC कह रहा है कि मेरे को 6 वीक चाहिए। देखिए, अगर एक साथ सारे बदलाव चाहते हो कि आज के आज सब कुछ खत्म हो जाए, तो आकर SSC की ऑफिस में बैठे AC कमरों में अधिकारियों से पूछना पड़ेगा कि ये अन्याय हम कब तक सहेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, आप चाहते हैं आगे के लिए, आप क्या चाहते हैं, इस पे बात करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, अपने टीचर से भी बात करनी पड़ेगी कि जवाब दो, बताओ भैया क्या हो रहा है। और इसमें बहुत वक्त नहीं है, ये वक्त सच में हीरो बनने का नहीं है कि मैं आके कह दूं ऐसा हो जाएगा, टेंशन मतलब सब कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। मैंने पता है वो एक्चुअली क्या है, मुझे रील बनाने की आदत नहीं है, वरना दुर्गा साहब SSC रिजल्ट रिवाइज में हमने जितनी मेहनत की थी बैठ के, 5,500 रील बन जाती भैया। 5,500 तब लोगों को पता चलता अच्छा इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है।
ये होगा, आप सब लोग अलग अलग केस करते रहेंगे, जज साहब को भी गुस्सा आएगी, वो एक केस सारे केस एक साथ कोलैब कर देंगे, तो वो हम लोगों की मेहनत खराब करने जैसा ही है। क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जज साहब का टेम्परामेंट ना खराब हो। पता चल रहा है रोज एक पिटीशन लग रही है, उनका मूड खराब हो गया, यार मैं अब इस पिटीशन को सुनूंगा ही नहीं, हर रोज एक ही मुद्दा लेके चले आते हो। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जज साहब का टेम्परामेंट ना खराब हो, वो खुश रहें, उनको सच में लगे कि हाँ जेन्युइनली बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो इन सब चीजों पर बात करनी पड़ेगी। बट अभी हालात ये है कि शिक्षक ही आपस में बात नहीं कर रहे कि यार ये प्रॉब्लम है। पहले प्री के एग्जाम के टाइम पे सब तब भी बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। आज तो मीटिंग का लिंक क्रिएट करके भेज दो तो भी कोई ज्वाइन नहीं करता, और वो तभी संभव हो पाएगा बच्चे ही शिक्षकों को भी साथ ला पाएंगे। कोई एक बच्चा ऐसा जो सारे बच्चों को लीड कर सके, या 5 बच्चों की एक ऐसी कमेटी बना लीजिए जो सारे बच्चों को लीड कर सके, वो एक ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में सारे टीचर्स को लाके, ताकि बच्चों के सामने टीचर्स को भी ये डर रहता है कि यार अगर हमने जवाब नहीं दिया, टीचर आपस में कुछ भी कर ले, बट बच्चों के सामने उनको भी जवाब देना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही है कि भाई आप क्या कर रहे हो हमारे लिए।